जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं ठग दर्जी और चतुर औरत की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादलों की हल्की गड़गड़ाहट और तेज हवा की सरसराहट माहौल को बेचैन बना रही थी। ऐसे समय कोई घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उसी अंधेरे रास्ते पर एक दुबला पतला आदमी तेजी से कदम बढ़ाता चला आ रहा था। कंधे पर कपड़ों की गठरी, हाथ में टिफिन जैसा लकड़ी का बॉक्स और पीठ झुकी हुई जैसे बरसों से थकान ढो रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में चमक थी, पर वो चमक किसी मेहनतकश की नहीं, किसी शिकारी की लग रही थी। गांव के आखिर में एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखा। दरवाजे पर हल्की रोशनी। अंदर शायद कोई जाग रहा था। वो वहीं रुका, सांस सीधी की और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? आदमी ने नरम आवाज में कहा, दर्जी हूं बहन, रास्ता भटक गया। सुना था इस घर में कपड़े सिलवाए जाते हैं। दरवाजा धीरे से खुला और सामने खड़ी थीं करीब 32-33 साल की महिला। साड़ी में लिपटी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसने उस अजनबी को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगा हुआ कपड़ा, कांपते हाथ और उसके पास सिलाई का सामान। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद सच कह रहा है। रात बहुत हो गई है, काम सुबह करा लेना, महिला बोली। दर्जी ने हिचकिचाते हुए कहा, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए दीदी, तूफान तेज है, घर दूर है, एक रात आसरे की जरूरत है। बदले में मैं मुफ्त में आपके 2 कपड़े सिल दूंगा। भरोसा करना आसान नहीं था, पर इंसानियत मना भी नहीं कर पाती। सामने वाला आदमी थका हुआ, भूखा और बेचारा लग रहा था। कम से कम दिखता तो ऐसा ही था। महिला कुछ मिनट तक चुप रही, फिर दरवाजा थोड़ा और खोलकर बोली, अंदर आ जाओ, लेकिन सुबह जल्दी निकल जाना। दर्जी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में घुली चालाक चमक औरत ने नहीं देखी। वो अंदर आया, इधर उधर नजर दौड़ाई। आलमारी, कपड़े, बक्सा और दीवार पर लटकते सोने जैसे दिखने वाले गहने। उसकी आंखें थोड़ी और चमक गईं, पर चेहरे पर भोलेपन की परत और मोटी कर ली। औरत ने उसके बैठे बैठे गीले कपड़े सुखाने को दिए और चूल्हे पर गर्म रोटी परोसी। दर्जी ने खाते खाते ही झूठी कहानी बुननी शुरू कर दी। मां की बीमारी, काम न मिलना, गरीबी, लाचार परिवार, बातें ऐसी कि कोई भी सुनकर पिघल जाए। औरत को भी उस पर थोड़ा तरस आ गया। उसने कहा, यहां जितनी देर रहो, मेहनत से कमाओ और चले जाना। दर्जी ने सिर झुका लिया, लेकिन आंखें किसी शिकारी की तरह कमरे में घूमती रहीं। उस रात दर्जी वहीं कोने में सोया। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। नींद के बहाने उसकी पलकें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ था। वो धीरे धीरे घर की हर चीज को नोट कर रहा था। अलमारी पर ताला किस तरह का है, कौन सा बक्सा भारी है, कौन सा हल्का, और कौन सी जगह पर औरत अक्सर नजर टिकाती है। पर उसे एक बात का अंदाजा नहीं था। वो जितनी चालाकी से घर का निरीक्षण कर रहा था, उसी कमरे के दूसरी तरफ बैठी औरत बिना आवाज किए उतनी ही गहराई से उसे देख रही थी। हर हाव भाव, हर निगाह, हर झूठ, सब समझ रही थी। पर उसने कुछ नहीं कहा, न शक जताया, न सवाल किया, क्योंकि कहानी की शुरुआत वहीं नहीं खत्म हो रही थी। असली खेल आगे शुरू होना था। उस रात दोनों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों एक दूसरे की नीयत पहचान चुके थे। एक को चोरी करनी थी, दूसरे को चोर को पकड़ना था, और अब रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। खेल शुरू हो चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो कमरे में सन्नाटा ही था। औरत रोज की तरह जल्दी उठ गई, पर उसकी नजर सबसे पहले उस दर्जी पर गई जो अब आराम से करवट लेकर गहरी नींद का नाटक कर रहा था। रात भर जागा हुआ दिमाग सुबह ऐसे सो नहीं जाए, ये औरत अच्छी तरह समझती थी। लेकिन उसने उसे जगाया नहीं। उसे इंतजार था कि झूठ कब खुद सामने आएगा। कुछ देर बाद दर्जी ने आंखें मलते हुए करवट बदली और अचानक चौंकते हुए उठ बैठा, जैसे अचानक नींद खुली हो। ओह दीदी, मैं सो गया था, माफ कीजिएगा, बहुत थक गया था।
उसकी आवाज मुलायम, विनम्र और बेहद मासूम दिखने की कोशिश में थी। औरत उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी, पर बाहरी लहजे में बिल्कुल ठंडा व्यवहार रखा। कोई बात नहीं, चाय बन गई है, पहले पी लो, फिर काम बताऊंगी। दर्जी ने जल्दी से सिर हिलाया, पर उसकी आंखें फिर से कमरे में घूमने लगी, खासकर अलमारी और दीवार पर लटके चाबी के गुच्छे पर। वो इतनी सफाई से चोरी की सोच रहा था जैसे ये रोज का काम हो, मगर वो भूल गया था कि उसको देखना जितना आसान है, उसे पकड़ना औरत के लिए और भी आसान था। चाय पीते पीते दर्जी ने फिर अपनी दुख भरी कहानी छेड़ दी। उस कहानी में दर्द कम और चटक घड़ी सजे हुए झूठ ज्यादा थे। दीदी, अगर किस्मत ने साथ दिया तो घर वापस जाकर मां का इलाज कराऊंगा, बस थोड़ा सा पैसा जोड़ना है। लोगों को लगता है जैसे गरीब को जीने का हक नहीं। उसने आंखें नीचे कर ली, सांस भारी कर ली। हर एक शब्द ऐसे बोला जैसे दिल काट कर दे रहा हो। कोई सुनता तो सहानुभूति में डूब जाता, पर औरत ने उतनी ही ठंडी आवाज में जवाब दिया, दर्द सबके पास है, बस कोई बेचता है, कोई छुपाता है। यह जवाब दर्जी के लिए अप्रत्याशित था। एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसकी कहानी असर न होने पर हैरानी हुई हो, लेकिन तुरंत सुधार लिया। उसने मौका बदलने के लिए पूछा, दीदी, कौन कौन से कपड़े सिलवाने हैं, दिखा दीजिए। औरत उठाकर 3 जोड़ी महंगे कपड़े ले आई, रेशमी, चमकदार और कढ़ाई वाले। आंखें इन कपड़ों पर टिकते ही दर्जी के चेहरे पर क्षण मात्र के लिए लोभ की चमक दिखाई दी, पर उसने मुस्कुराकर छुपा लिया। बहुत सुंदर कपड़े हैं, चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें इतना बढ़िया सिल दूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। औरत ने बस हल्की मुस्कान दी, उम्मीद है। दर्जी कपड़ों में माप लेने लगा। उसका स्पर्श इतना हल्का और पेशेवर था कि कोई शक नहीं कर सकता था कि उसके मन में चोरी चल रही है। लेकिन जैसे ही उसने माप नापते समय अलमारी के पास खड़े होने की कोशिश की, औरत ने बिना कुछ कहे चाबी निकालकर अलमारी में ताला बदल दिया और चाबी अपनी कमर की साड़ी में खोंस ली, जैसे यह रोज की बात हो। दर्जी के चेहरे पर पल भर के लिए ठहराव, जैसे चाल में बाधा आ गई हो, पर उसने हंसकर बात मोड़ दी, दीदी, आप बहुत संभल कर रहती हैं, वक्त ने सिखाया होगा। औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, गहरी, स्थिर और बेखौफ। हाँ, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, खासकर लोगों की नीयत पढ़ना। ये वाक्य सुनकर दर्जी के अंदर हल्की बेचैनी दौड़ गई, लेकिन नाटक में कमजोर होना उसके स्वभाव में नहीं था। वो हंस पड़ा, जैसे बात मजाक में कही गई हो। बिल्कुल सही कहती हैं, दुनिया भरोसे लायक नहीं। उसने गंभीर स्वर में इतना कहा कि लगे जैसे वो भी दुनिया से ठगा गया है, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक ही ख्याल था, मौका मिलते ही जो यहां कीमती है सब उसकी जेब में होना चाहिए। माप खत्म करके वो बोला, 2 दिन का काम है, पर अगर आप चाहें तो आज रात तक पूरा कर दूंगा। औरत ने सिर उठाया। ये वही बात थी जिसका इंतजार उसे था। रात तक? हाँ दीदी, रात में काम जल्दी होता है, और अगर मैं रात रुक जाऊं तो सुबह तक 3 जोड़ी तैयार हो जाएंगी। इसी पल उसके धोखे के पत्ते खुल रहे थे। वो रात रुककर कपड़े सिलने नहीं, चोरी पूरी करने का इरादा रख रहा था। औरत ने कोई शक नहीं जताया, बस सामान्य लहजे में कहा, ठीक है, आज की रात रुक जाओ, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। दर्जी ने एक बार गर्दन झुकाकर हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर जो संतोष था वो साफ बताता था कि उसे लगा कि खेल में पहली जीत उसकी। पर उसे नहीं पता था, वहीं से उसके हार की शुरुआत हो चुकी थी। औरत की आंखों में अब भी शांति थी, लेकिन उसके भीतर एक मौन, बेहद तीक्ष्ण रणनीति बन रही थी। दर्जी ये मान चुका था कि उसने औरत को बेवकूफ बना लिया है, और औरत ये तय कर चुकी थी कि वो दर्जी को उसके असली अंजाम तक पहुंचाएगी। अब रात की प्रतीक्षा दोनों को थी, एक चोरी पूरी करने के लिए, दूसरे चोर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और जब रात आएगी तो दोनों में से कोई एक ही जीत कर निकलेगा। शाम ढलते ढलते घर में हल्की रोशनी और सन्नाटा साथ साथ बैठ गए थे। आंगन का दिया जल तो रहा था, मगर हवा उसे हर दूसरे पल झुकाने की कोशिश कर रही थी, जैसे घर में शुरू होने वाली रात की आंधी का संकेत हो। औरत ने रोज की तरह अपना काम किया, बिना किसी सवाल और बिना अतिरिक्त बातों के। दर्जी वहीं कोने में अपना सामान फैलाकर बैठा था,
कपड़ों को सावधानी से तह कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर बार उठकर किसी न किसी चीज पर ठहर जाती, खासकर उस अलमारी पर जहां से दोपहर को औरत ने ताला बदल दिया था। उसने नजरें चुराकर औरत को देखा। शांत चेहरा, धीमी चाल और हर काम में परिपक्वता। आम महिलाएं इतनी चुपचाप एक अनजान आदमी को घर में नहीं रहने देती, लेकिन इस औरत में कुछ ऐसा था जिसमें भरोसा और खतरा दोनों छिपा दिखता था। दर्जी ये सोच ही रहा था कि तभी औरत ने पास आकर कहा, खाना खा लो, फिर काम शुरू करना। दर्जी ने खाना खाते वक्त फिर दुख भरी बातें छेड़नी चाहीं, लेकिन औरत ने सिर्फ 2 ही वाक्य बोले, खाने पर ध्यान दो, बातों पर नहीं। पहली बार दर्जी को महसूस हुआ कि वो जिस भावुक बातों से सबको अपने जाल में फंसाता है, यहां उनका असर बिल्कुल नहीं हो रहा। पर असफलता की ये चुभन भी उसके लोभ को दबा न सकी। रात के बाद की चोरी उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। खाना खत्म होते ही उसने आत्मीय आवाज में कहा, दीदी, रात भर काम करूंगा ताकि सुबह तक कपड़े तैयार हो जाएं। आप आराम कर लेना, मैं चुपचाप काम करूंगा। इजाजत ऐसे मांगी जैसे घर का बेटा हो। औरत ने भी बिना एक पल गवाए कहा, ठीक है, लेकिन मैं आधी रात के बाद उठकर देखूंगी। ये वाक्य सुनकर दर्जी के चेहरे की नसें तन गईं। उसकी योजना आधी रात से शुरू होनी थी, मगर जैसे ही औरत घूमकर दूसरी तरफ चली गई, उसके होठों पर एक चालाक, धीमी सी मुस्कान फैल गई। देखती रहना, पर पकड़ नहीं पाओगी, उसने मन ही मन सोचा। रात गहरी होती गई। बाहर हवा अब तेज हो चुकी थी, लेकिन घर में सन्नाटा था। दर्जी सुई धागे में जुटा बैठा था, पर उसकी नजर काम पर नहीं, तालों और चाबियों पर थी। हर 5 मिनट बाद वो ऐसे निगाहें उठाकर देखता जैसे बस यूं ही देख रहा हो, पर असल में वो अंदाज लगा रहा था कि ताला कितने मिनट में तोड़ा जा सकता है, चाबी कब और कहाँ रखी जाती है, और औरत की आदतें कैसी हैं। कपड़ों में सिलाई करते हुए उसने धीरे से खिड़की के समीप जाकर देखा। कोई पड़ोसी आसपास नहीं, कोई कुत्ता भौंकता नहीं, और यहां आने जाने की उम्मीद नहीं। चोरी के लिए बिल्कुल मुफीद जगह, कम से कम उसकी नजर में। रात लगभग गहरा ही गई थी जब औरत धीरे से उठकर उसके पास गई और पूछा, काम कैसा चल रहा है? दर्जी ने सिर उठाकर मासूमियत ओढ़ ली। बहुत अच्छी तरह, सुबह तक सब तैयार कर दूंगा। औरत सिर हिलाकर वापस कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते उसने ताले की चाबी को थोड़ा और अंदर अपनी साड़ी में खोंस लिया। ये छोटी सी हरकत दर्जी से छिपी तो नहीं थी, लेकिन वो इसे महत्वहीन मान बैठा। अब घर में बस घड़ी की टिक टिक और सुई धागे की सरसराहट की आवाजें थीं। धीरे धीरे रात इतनी गहरी हो गई कि हर आवाज दोगुनी सुनाई पड़ने लगी। दर्जी ने चारों तरफ देखा। औरत अपने कमरे की तरफ गई है, और शांति का वातावरण बता रहा था कि वो शायद सो गई है। उसकी सांसें तेज हो गईं। यही वक्त है। वो धीरे से उठा ताकि पैरों की आहट तक न सुनाई दे। उसकी चाल में सावधानी भी थी और वर्षों की आदत वाली चुस्ती भी। पहला लक्ष्य, वो अलमारी जिस पर उसकी नजर दोपहर से अटकी थी। वो बिल्ली जैसी चाल से आगे बढ़ा। एक एक कदम रखते समय वो फर्श की चरमराहट तक गिन रहा था। अलमारी तक पहुंचते ही उसने जेब से पतली धातु की चाबी जैसी आकृति निकाल ली। शायद ये उसका पेशेवर हथियार था। उसने ताले में डालकर घुमाया। टिक टिक, बस एक और हल्की कोशिश बाकी। उसी पल कमरे के पीछे से अचानक एक आवाज आई, ढूंढ क्या रहे हो? वो जड़ हो गया। दिल जूं जैसे जम गया और माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत दरवाजे के सामने खड़ी थी, हाथ बांधे, चेहरा शांत और आंखें गहरी, लेकिन उनमें डर नहीं था, शक नहीं था, बल्कि सच्चाई का पूरा ज्ञान था। वो मुस्कुराई नहीं, गुस्सा भी नहीं किया, बस इतनी स्थिर कि दर्जी के पैरों से जमीन ही निकल गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम कपड़े सिलने आए थे या घर लूटने? सवाल में आवाज कोमल थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह लगा। दर्जी एक पल में शब्दहीन हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसका खेल किसी के सामने ऐसे खुलकर आ गया है जैसे कच्चा कागज पानी में घुल गया हो। रात अब अंधेरी नहीं रही थी, बल्कि सच की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि उसके झूठ कहीं छिप नहीं पा रहे थे। औरत का चेहरा बिल्कुल शांत था,
लेकिन दर्जी को पहली बार समझ आया, शिकार बनाकर जिस औरत के घर घुसा था, असल में वो इस घर की नहीं, अपनी किस्मत की मालकिन है। उसकी आंखों में बेचैनी और औरत की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास टकरा चुका था, और खेल अब सच में शुरू हुआ था। कमरे में तनाव ऐसा भारी हो चुका था जैसे हवा भी सहम कर सांस रोक ली हो। दर्जी का हाथ अभी भी ताले पर था और औरत के शब्द उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। पर औरत ने कोई शोर नहीं किया, न गुस्सा न धमकी, सिर्फ शांत नजरों से उसे देखती रही। यही शांति दर्जी के डर में आग का काम कर रही थी। कुछ सेकंड बीते, फिर औरत ने धीरे से कहा, वापस जाकर सिलाई पर ध्यान दो। बस इतना कहा और अपने कमरे की ओर चली गई। न पुलिस, न पड़ोसी, न हंगामा, कुछ नहीं। यही बात दर्जी के लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी। पकड़ाए जाना आसान होता, बच निकलने की कोशिश भी पता होती, लेकिन ये खामोश निगरानी, ये समझना मुश्किल था कि औरत किस योजना में लगी है। अब दर्जी काम करने लगा, पर हाथ कांप रहे थे। पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। सुई हाथ में थी, पर दिमाग में शक, खतरा और बेचैनी ही नाच रही थी। वो लगातार सोच रहा था कि अगर उसे सब पता था तो उसने मुझे रोका क्यों नहीं? वो चुप क्यों है? क्या वो सुबह पुलिस बुलाएगी या रात में किसी को बुला लेगी? यानी डर उसके भीतर गहराई तक घुस चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दर्जी चौंक गया। उसने सोचा, पकड़ा गया। पर औरत बिल्कुल सामान्य अंदाज में दरवाजा खोलने चली गई। बाहर पड़ोस की एक औरत खड़ी थी, उम्र करीब 40 के आसपास, तेज निगाहें, शक से भरी आवाज। बहन, सुना है घर में कोई नया मर्द रुका है? दर्जी दूर से सुनते ही सिहर उठा। यही उस तरह के सवाल थे जिनसे उसका खेल अक्सर बिगड़ जाता था। उसकी चोरी की यात्राओं में पड़ोसी सबसे बड़ी बाधा थे, मगर यहां क्या होगा, ये देखने की चिंता उसके दिल की धड़कन तेज कर चुकी थी। घर की औरत बोली, हाँ, एक दर्जी है, कपड़े सिल रहा है। पड़ोसन ने आंखें सिकोड़कर पूछा, रात में, इस वक्त? इस सवाल में शक था, और दर्जी ने दूर से महसूस किया कि अगर औरत ने उसे जरा सा भी बुरा कहा तो पूरा गांव रातों रात दुश्मन बन जाएगा। लेकिन औरत ने बेहद शांत लहजे में कहा, काम है तो कर रहा है, और रही बात डर की, तो घर में सब ठीक है। तुम्हारी चिंता का शुक्रिया। पड़ोसन ने फिर कोशिश की, फिर भी सावधान रहना, आजकल न जाने कितने ठग घूम रहे हैं गांव में, औरतों को अकेला देखकर फायदा उठाते हैं। ये वाक्य सुनते ही दर्जी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके मन में आया कि शायद वो भाग जाए, अभी इसी वक्त, पर भागना शक को सच कर देगा। औरत अभी भी लगातार शांत थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होगा। औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं किसी को पहचानने में गलती नहीं करती। ये शब्द धीमे थे, पर सीधे दर्जी के दिल में उतर गए, क्योंकि ये वाक्य दो मतलब रखता था। एक, पड़ोसन को आश्वासन, दूसरा, दर्जी को चेतावनी। दरवाजा बंद हुआ, पड़ोसन गई, और घर फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार शांति से ज्यादा हिंसक डर छिपा था। दर्जी ने महसूस किया, औरत के चुप रहने में जितनी बुद्धिमानी है, उतना ही खतरा भी। वो सोच में डूब गया कि अगर उसके पास सबूत नहीं था तो वो टोकती क्यों? अगर सबूत था तो वो अभी तक चिल्लाई क्यों नहीं? अगर वो पुलिस बुलाना चाहती तो अब तक बुला चुकी होती। फिर खेल क्या है? उसके हाथ में सिलाई का काम था, पर दिमाग लगातार भाग रहा था। नींद आंखों के आसपास मंडरा रही थी, लेकिन डर उसे जगाए रख रहा था। इसी खामोश युद्ध में पूरी रात का पहला हिस्सा बीत गया। औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हर पल दर्जी को देखने आई ही थी। 1, 2, 3 नहीं, कई बार। हर बार बिना सवाल, बिना आवाज। दर्जी हर बार ये देखकर अंदर ही अंदर हिल जाता कि वो सो नहीं रही, वो बस इंतजार कर रही है। किसका, कब, किस चीज का, ये जानना मुश्किल हो रहा था। वो चोरी करने आया था, लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि कहीं ये घर उसी के इंतजार में तैयार जाल तो नहीं। औरत की चुप्पी ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था, उसकी चालाकी में दरारें डाल दी थीं। अब रात आधी बीत चुकी थी, और खेल अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा था। जिंदगी और चालाकी के बीच दिमाग की जंग शुरू हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन कमरे में तनाव की चादर और भी मोटी होती जा रही थी। दर्जी बार बार घड़ी देखता, कपड़ों के टुकड़ों को उठाता और रखता।
पर असल में सिलाई जितनी धीमी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा धीमी कर रहा था। वो समय खींच रहा था। हाँ, वही उसका असली खेल था। जितनी देर औरत जागती रहेगी उसकी चाल चलना उतना मुश्किल। लेकिन जैसे ही वो थककर गहरी नींद में गिरेगी, चोरी का मौका पूरी तरह मिलेगा। वो सिलाई छोड़कर अचानक बोला, दीदी थोड़ा माप और लेना पड़ेगा, हाथों की लंबाई सही नहीं बैठ रही। औरत उसे देखती रही जैसे उसकी बात से पहले वो उसकी नीयत पढ़ रही हो। फिर वो पास आई और चुपचाप हाथ आगे बढ़ा दिए। दर्जी ने उसका हाथ पकड़ते समय सुई गिराने का नाटक किया ताकि उसे झुकना पड़े और चाबी के स्थान पर नजर पड़े। उसे लगा कि उसकी चालाकी इतनी महीन है कि औरत को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन औरत ने उसी पल हाथ खींचकर कहा, नीचे मत झुको, मैं खुद सुई उठा देती हूं। ये शब्द पूरी तरह शांत थे, मगर दर्जी को सीधा एहसास दिला गए कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। औरत सुई उठाकर वापस दे ही रही थी कि तभी दर्जी ने नर्म लहजे में बात बढ़ाई, आपका हाथ बड़ा सुंदर है, जैसे बहुत संभाले हुए हो। साधारण औरत के लिए ये तारीफ असरदार होती, लेकिन यहां कोई असर नहीं हुआ। औरत ने बेहद सपाट स्वर में कहा, तारीफें काम को सुधार नहीं देती। उसका लहजा ना तो ठंडा था ना गर्म, बस अस्थिर करने वाला शांत। दर्जी की चाल दूसरी बार नाकाम हो चुकी थी, लेकिन हार मानना उसकी आदत में नहीं था। उसने धीरे से कहा, शायद कद्दू वाले हिस्से का माप भी सही से नहीं आया, एक बार फिर देखना पड़ेगा। औरत इस बार उसके इरादे को पहले से समझ चुकी थी, फिर भी वो बिना किसी बहस के पास खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही दर्जी ने माप लेने के बहाने उसे हल्का सा छूने की कोशिश की, औरत ने उतनी ही शांत आवाज में कहा, जहां माप लेना हो वहीं हाथ रखना, ज्यादा कोशिश मत करना। इस बार दर्जी के चेहरे की रंगत साफ उतर गई। उसकी हेरा फेरी, छूने के बहाने वाली दुनिया यहां रत्ती भर भी असर नहीं कर रही थी। उसे इतने लोग एक छुअन, एक टोका टाकी, एक झूठी हमदर्दी से बेवकूफ बनाते आए थी कि उसे अब तक लगा था कि ये सब हमेशा काम करता है। लेकिन इस औरत की निगाहें छलनी की तरह हर बहाना छेद कर देती थी। वो वापस बैठ गया, पर अब उसका दिल बैठ चुका था। अलमारी भी दूर लगने लगी, चाबी भी, और चोरी तो जैसे सिर्फ सपना रह गई हो। लेकिन इसी डर के बीच एक नया विचार उसके दिमाग में चमका। अगर उसे ऐसा लगे कि औरत उस पर भरोसा कर रही है, तभी मौका बनेगा। चाल फिर से शुरू हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, दीदी, मैं जानता हूं आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, पर दुनिया ने मुझे इतना तोड़ दिया है कि अब किसी के भरोसे लायक बनने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो सुबह तक सारे कपड़े मुफ्त में सिल दूंगा। ये वही बात थी जिसे सुनने के लिए कोई भी घरवाली पिघल सकती थी। मुफ्त मेहनत, बिना फायदा, सेवा भावना। दर्जी जानता था कि इंसान मुफ्त के काम में सबसे जल्दी भरोसा करता है। पर औरत ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुफ्त में मेहनत कोई नहीं करता। जब कोई मुफ्त में करे तो बदले में कुछ बड़ा लेने की सोच रहा होता है। वाक्य सीधा दर्जी के दिल पर गया। वो अंदर से कांप उठा। औरत का हर शब्द उसका भंडाफोड़ किए जा रहा था, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना चिल्लाहट। घर में सन्नाटा भारी हो गया। दर्जी को लगा अब वो पूरी तरह हार चुका है। लेकिन तभी औरत ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके अंदर एक क्षण के लिए जान वापस ला दी। औरत ने अपनी साड़ी की तह से चाबी निकाली, वही चाबी जिसे वो इतनी सुरक्षा से छिपाए हुए थी, और बिल्कुल उसके सामने टेबल पर रखती। कोई ताला बदला नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं। उसने बेहद साधारण लहजे में कहा, मैं सोने जा रही हूं। अगर रात में काम खत्म हो जाए तो अलमारी से धागा वाले बंडल निकाल लेना। बस इतना कहकर वो चली गई। ना कोई धमकी, ना कोई चेतावनी, जैसे उसे दर्जी से बिल्कुल कोई खतरा ना हो। पर यही सबसे बड़ा पलटवार था, भरोसे जैसा दिखने वाला जाल।
चाबी का खुलकर रखा जाना दर्जी के अंदर के लोभी राक्षस को फिर से जगाने लगा। वो सोचने लगा, शायद औरत को अब मुझ पर भरोसा हो गया है, शायद वो थककर हार गई है, शायद मौका सच में आ गया है। उसने खुद को दिलासा दिया, आज चोरी कर लूं तो सुबह से पहले गायब, ये घर हमेशा के लिए पीछे। उसकी आंखों में लालच फिर से सुलग उठा। दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पसीजने लगे, लेकिन हिम्मत बढ़ने लगी। उसने धीरे से कपड़े नीचे रखे और चाबी को हाथ में उठा लिया। वो अलमारी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। सन्नाटा, अंधेरा और बेकाबू ख्वाहिश। अब बस एक कदम और। वो ताले में चाबी डालने ही वाला था कि उसके पीछे से दरवाजे की कुंडी चरमरा कर हिली। उसकी रगों से खून जैसे वापस उल्टा दौड़ गया। क्या औरत सो नहीं रही थी, या वो बस इस पल का ही इंतजार कर रही थी? अब खेल और गहराने वाला था, क्योंकि चालें दोनों तरफ थीं, एक चोरी के लिए और एक उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। सवेरा हुआ। इक्का दुक्का लोग अपने काम पर निकल रहे थे। कहीं दूर से तवे पर चपाती सिकने की खुशबू आ रही थी, पर उस औरत के मन में कोई सुबह नहीं हुई थी। रात की हर अजीब बात उसके भीतर चुपचाप मंडरा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला और कमरे की सफाई में लग गई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे दर्जी छोड़ गया था। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा था। पर जैसे ही उसने कपड़ों की टोकरी उठाई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। टोकरी में रखा उसका शॉल गायब था, वो शॉल जो उसकी माँ ने अपनी मौत से पहले दिया था, जिसकी कीमत उसके लिए किसी सोने से कम नहीं थी। उसने एक पल के लिए सांस रोक ली, फिर खुद को संभालने की कोशिश की। शायद कहीं रख दिया होगा, उसने खुद को समझाया, पर मन मान नहीं रहा था। वो तेजी से अलमारी की ओर बढ़ी। वहां भी एक चीज की कमी थी, नीली साड़ी, जो उसने त्योहार के लिए बचा कर रखी थी। अब उसकी आंखों में शक का धुआं और भी गहरा हो गया। पर वो शोर मचा सकती थी, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। अगर सच में चोरी दर्जी ने की है, तो ये सिर्फ शुरुआत है। इतनी छोटी चीजें चुराकर वो अपने असली इरादों को छुपा रहा है। वो अगर शोर करेगी तो वो सावधान हो जाएगा, बच निकलेगा और हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। उसका मन जल रहा था, लेकिन चेहरे पर जरा भी गुस्से का निशान नहीं था। उसने चुपचाप से कमरे के कोने में पड़ी दर्जी की झोली को उठाया। वो आधी खुली पड़ी थी, जैसे जाने की जल्दी में बंद करना भूल गया हो। उसने निर्णय किया कि झोली नहीं खोलेगी, क्योंकि अगर झोली में उसकी चीजें हुईं तो सीधे सीधे चोरी साबित हो जाती और दर्जी अलर्ट हो जाता। अभी नहीं, अभी वो खेल शुरू हो चुका था, और खेल जीतने के लिए जल्दी नहीं, चतुराई चाहिए। दोपहर होते ही दरवाजे पर खटखट हुई। पड़ोस वाली मालती आई और बोली, अरे बहन, कल रात कौन आया था? देखा तो था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। औरत ने बस हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक दर्जी था, सिलाई के लिए आया था। मालती ने तुरंत कहा, ध्यान रखना बहन, इस इलाके में कुछ अजीब लोग घूम रहे हैं, चोरी बढ़ गई है। लेकिन औरत ने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। उसे नहीं चाहिए था कि कोई और इस मामले में दखल दे। ये उसकी लड़ाई थी, खामोशी में लड़ी जाने वाली। शाम होते होते उसने एक लंबी सांस ली और फिर अपने रोज के काम में लग गई। वो उम्मीद कर रही थी कि दर्जी वापस आएगा, और जो चोर वापस आता है उसे पकड़ना आसान होता है। जैसे ही रात गिरने लगी, उसका मन शांत होने के बजाय और सतर्क हो गया। हर आवाज पर ध्यान, हर हलचल पर नजर। लेकिन वो सामान की कमी को लेकर परेशान नहीं दिखी। खाना भी ऐसे बना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आंखों में डर नहीं, सिर्फ इंतजार। और रात के लगभग 10 बजे दरवाजे पर फिर वही धीमी दस्तक हुई, एकदम पिछली रात जैसी। वो धीरे से मुस्कुराई। वो लौट आया था। दर्जी ने आवाज लगाई, बहन, अगर काम बाकी है तो मैं आज भी सिलाई कर दूं। औरत ने दरवाजा खोला, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ हो। हाँ, आ जाओ, काम तो बहुत है, उसने शांत स्वर में कहा। दर्जी अंदर आया, माथे पर वही बनावटी विनम्रता और आंखों में वही चमक। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। औरत ने गौर से देखा, उसकी झोली आज और भरी हुई लग रही थी। वो समझ चुकी थी बीती रात जो सामान गायब हुआ उसी झोली में था, पर उसने सामान्य बने रहना था। उसने दर्जी को पानी दिया और बोली, कल तो तुम जल्दी चले गए थे। दर्जी हल्का मुस्कुराया, हाँ बहन, बहुत काम था। उसी पल उसने सोचा, आज रात
खेल गहरा होगा। पर वो खेल कौन जीतेगा ये अभी किसी को नहीं पता था। दर्जी फिर से सुई धागे में लगा और औरत चुपचाप उसे देखती रही, जैसे वो दर्जी की मदद कर रही है, लेकिन असल में उसका हर इरादा पड़ रही थी। कहानी अब वक्त के साथ नहीं, दिमाग के साथ चलने वाली थी, और असली शिकारी कौन है इसका फैसला आगे होगा। उस रात हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा माहौल किसी आने वाले मोड़ को महसूस कर रहा हो। दर्जी अपना सामान फैलाकर दरी पर बैठ गया। औरत उसके सामने दूर से उसे यूं देख रही थी जैसे किसी मोमबत्ती की लौ को आंधी से बचाया जाता है, धीरे, सावधानी से और पूरी समझदारी से। दर्जी के हाथ सुई धागे में तेजी से चल रहे थे, पर उसकी आंखें बार बार सामान रखने वाली अलमारी पर जाती। हर बार उतनी ही चालाक मुस्कान लौटती, जैसे वो पहले जीती हुई बाजी फिर से जीतने आया हो। कुछ मिनट बाद दर्जी ने यूं ही सहज लहजे में कहा, बहन, तुम तो बहुत अच्छा ख्याल रखती हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे घर के सारे कपड़े बिना पैसे लिए सिल दूं। इतने अच्छे लोग आजकल कहाँ हैं। शब्द बड़े आसान और प्यारे लगे, पर उसके पीछे छिपा लालच औरत के दिल तक साफ दिखाई दिया। जिसने कल सामान चुराया, वो आज मुफ्त की मेहरबानी क्यों कर रहा है? ये बात कोई भोली औरत समझे या ना समझे, वो समझ जरूर रही थी। उसने अभिनय करते हुए थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी दिखाई। अरे, बिना पैसे क्यों भला? दर्जी हंस पड़ा। भला इंसानियत भी कोई वजह मांगती है। मुझे अच्छा लगा, यहां घर जैसा लगा। ये सुनकर औरत के दिमाग में बिजली सी चमकी। जगह को घर जैसा महसूस करने वाला ही चोरी दोबारा करने आया करता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये खेल लंबा है और दर्जी उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रहा है। कपड़े सिलते सिलते दर्जी ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, फिर खिड़की की ओर, जैसे ये तय कर रहा हो कि अगली बार कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। औरत बिल्कुल शांत रही। उसने दर्जी को वो भरोसा दिखाया जो असल में सबसे बड़ा फंदा था। धीरे धीरे उसकी आवाज और मीठी होती गई। बहन, कपड़े तो हैं ही बहुत। तुम चाहो तो मैं रोज रात यहां आ जाऊं, थोड़ा थोड़ा करके सब सिल दूं। पैसे वैसे की बात मत सोचना। उस वाक्य के साथ दर्जी ने पूरी चाल चल दी। रोज आने की आदत मतलब भरोसा, भरोसे के बहाने अकेलापन, और उसी अकेलेपन में धीरे धीरे घर का कीमती सामान गायब। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस औरत को वो आसान शिकार समझ बैठा है, वही उसे सबसे गहरे गड्ढे में गिराने वाली है। औरत ने अभिनय जारी रखा। तुम इतना एहसान करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दर्जी ने तुरंत कहा, एहसान कैसा? एक दिन अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो तुम कर दोगी, बस। उसकी बात सुनकर औरत के मन में हंसी आई। मदद या मौका वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। कुछ देर बाद औरत उठकर अंदर वाला कमरा खोला और फिर बाहर आई। मैं कुछ कपड़े लेकर आती हूं। दर्जी झट से अलमारी की दिशा में झुक गया। उसकी आंखों में वही चमक, जैसे भूखा भेड़िया छुपी हुई हड्डियां सूंघ लेता हो। औरत कपड़े लेकर आई और उसने दर्जी के बहुत करीब आकर धीरे से कहा, इनकी सिलाई थोड़ी कठिन है, ये महंगे हैं, संभाल कर सिलना। दर्जी ने आंखें झुका लीं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। महंगे, पता था, यहां खजाना है। औरत ने वहीं बैठकर उसका काम देखने की आदत डाल ली, लेकिन ऐसे नहीं कि सतर्कता लगे, बल्कि जैसे वो उसकी कारीगरी पर मोहित हो। दर्जी के लिए ये जीत थी। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं। रात बढ़ी, चांद ऊपर आया और दर्जी का काम भी खत्म होने के करीब था। उसने कपड़ा मोड़ा और बोला, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारे घर में कोई कपड़ा बिना सिला नहीं रहेगा। मैं सब संभाल लूंगा। उस वाक्य ने पूरे कमरे को भर दिया। एक चोर की घोषणा थी ये। पर उसके बाद औरत के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो अलग ही थी। मीठी, शांत और बेहद खतरनाक। वो मुस्कान कह रही थी, आ जाओ रोज, जितना आना है। शिकार तुम समझ रहे हो मुझे, पर असली शिकारी मैं हूं। दर्जी ने अपने सामान समेटे, झोली उठाई। झोली फिर भरपूर और भारी थी। औरत दरवाजे तक छोड़ने आई, जैसे वो उसे दुआएं दे रही हो। पर जैसे ही वो बाहर निकला, उसने दरवाजा बंद किया और सहारे से टिककर गहरी सांस ली। शुरू हो चुका है। अब किसी को बचना नहीं है, ना उसे, ना उसके झूठ को। अगली रात पिछली रात से अलग नहीं थी। दर्जी फिर समय से आया। वही विनम्र आवाज, वही नकली नम्रता, वही हल्की झुकी आंखें जो देखने में तो शर्म से भरी लगती थीं, पर उसके भीतर छिपे लालच को औरत साफ पढ़ सकती थी। औरत ने फिर उसे बिना एक पल रुकाए अंदर बुलाया, जैसे वो उसका इंतजार कर रही थी। दर्जी ने यह समझ लिया था कि ये घर अब उसकी पहुंच में है।
औरत की खुशी, उसकी मेहरबानी और उसके भरोसे को वो अपनी जीत मान बैठा था। आज औरत ने सामान उस कमरे में निकाला जहां अलमारी थी। ये वही कमरा था जहां उसकी महंगी साड़ी और शॉल गायब हुए थे। दरवाजे पर खड़े होकर उसने ठोड़ी नीचे करते हुए कहा, यहां रखे कपड़ों की सिलाई करनी है, जरा संभाल कर काम करना। दर्जी के लिए ये ऐसे था जैसे उसे खजाने के कमरे का पास दे दिया गया हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। औरत को पता न चले इस तरह दयालु मुस्कान परोस दी। औरत बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसकी निगाहें दर्जी पर थीं, हर हरकत पर, हर आंख की दिशा पर, हर उंगली के स्पर्श पर। वो जानती थी कि अनदेखा रहकर देखना ही असली निगरानी होती है। दर्जी सुई चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कपड़ों में नहीं था। वो कमरे को ऐसे पढ़ रहा था जैसे उंगलियों से नक्शा छू रहा हो। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी अलमारी में ज्यादा कीमती सामान है, कौन से कपड़े बार बार प्रयोग नहीं होते होंगे। कुछ ही देर बाद दर्जी ने बातों बातों में फिर अपनी नकली मिठास उंडेलनी शुरू कर दी। बहन, तुम अकेली रहती हो? इतना बड़ा घर संभालना मुश्किल तो नहीं होता? औरत ने आंखें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आदत पड़ जाती है, अकेलापन भी साथी बन जाता है। उस जवाब ने दर्जी के दिल को ठंडा पानी पिला दिया। अकेली औरत मतलब आसान शिकार। लेकिन इसे उसने जताया नहीं, बस हंसकर कहा, फिर तो मेरे आने से थोड़ा टाइम पास हो जाता होगा। औरत ने जरा सा हंसकर हामी भर दी। यही वो पल था जहां दर्जी को यकीन हो गया उसका जाल पूरी तरह असर कर रहा है। हालांकि कमरे की हवा में एक और हल्की सी चीज तैर रही थी, शक। लेकिन ये दर्जी नहीं महसूस कर पा रहा था। औरत ये भी छुपाना जानती थी। काम करते करते दर्जी ने फिर चाल चली। बहन, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया कपड़े हैं, इस बार सिल दूं तो त्योहार पर तुम सबसे अलग दिखोगी। उसकी बात में प्यार नहीं था, लालच था। औरत मुस्कुराई। भावनाएं नहीं, जवाब थी। तुम्हारे हाथों में जादू है, कपड़े तो तुम्हारी वजह से खूबसूरत दिखेंगे। दर्जी की गर्दन गर्व से भर गई। ऐसे लोग सबसे पहले चापलूसी से टूटते हैं। औरत चापलूसी कर रही थी, लेकिन जीतने के लिए, गिरने के लिए नहीं। फिर अचानक उसने ऐसा पैंतरा मारा जिसकी उम्मीद दर्जी को बिल्कुल नहीं थी। वो उठी और बिना कुछ बोले अलमारी के पास गई। अलमारी खोली, कुछ कपड़े देखे, फिर उसे ऐसे बंद किया जैसे ज्यादा कीमती कपड़ों को संभाल कर रखा हो, जानबूझकर। अलमारी की चाबी उसी जगह छोड़ दी, पूरी तरह दिखाई देने में। उस हरकत ने दर्जी को अपना अगला निशाना साफ दिखा दिया। दर्जी ने काम खत्म किया और जाने की तैयारी की। आज उसकी झोली थोड़ी सी ज्यादा भरी हुई थी, लेकिन इतना नहीं कि साफ पता चले। औरत ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं टोका, कुछ नहीं पूछा, बस दरवाजे तक छोड़कर बोली, कल जरा जल्दी आ जाना, काम बहुत है। जो मन में जल रहा था उसे आवाज नहीं दी गई। यही सबसे खतरनाक चुप्पी होती है। दर्जी के जाने के बाद औरत ने दरवाजा बंद किया और धीमे कदमों से अलमारी के पास गई। आज भी एक कपड़ा गायब था, एक महंगा दुपट्टा। उसने गहरी सांस ली। दुख या गुस्सा नहीं, उसके चेहरे पर जंग जीतने वाले सैनिक जैसी शांति थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, दर्जी रोज चुराएगा और रोज लौट कर आएगा, क्योंकि शिकारी वही जगह बार बार चुनता है जहां शिकार मिलने का भरोसा हो। पर दर्जी ये नहीं जानता था कि जिस रात वो सबसे बड़ा शिकार ले जाएगा, वही रात उसके अंत की शुरुआत होगी। औरत ने आज पहली बार खुद को आईने में देखा, और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी डरी हुई औरत की नहीं थी। वो एक चाल चलने वाली औरत की थी, और चाल ऐसी जो धीरे चलकर सबसे तेज वार करती है। उस रात समय कुछ अलग था। दर्जी ने काम पूरा किया, औरत ने धन्यवाद कहा और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। दरवाजा बंद हो चुका था, घर फिर से चुप्पी में डूब गया था। लेकिन चुप्पी हमेशा शांति का संकेत नहीं होती। कभी कभी तूफान से पहले की सबसे गहरी खामोशी होती है। औरत ने रसोई में चूल्हा बुझाया, बर्तन धोए, पानी भरा और फिर अपने कमरे की लाइट बंद कर दी, जैसे वो सोने चली गई हो। पर वो सोई नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखें खुली थीं, छत की ओर नहीं बल्कि दरवाजे की ओर। उसे पूरा यकीन था कि आज रात दर्जी लौटेगा, काम के लिए नहीं। उधर गली के एक अंधेरे मोड़ पर दर्जी खड़ा था। उसकी झोली खाली थी, आज वो खाली झोली भरने निकला था। उसने चारों तरफ देखा, यही सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख न रहा हो। फिर वो घर की तरफ बढ़ा, वही घर जिसका दरवाजा उसने अपनी बनावटी मासूमियत और मीठी बातों से खोल लिया था। उसने दस्तक नहीं दी। दस्तक तो भरोसे वाले शाम के लिए थी। आज उसके पांव बिल्ली की तरह चुप थे। लोगों को लगता था कि उसका हुनर सुई धागा है, पर सच्चाई ये थी कि उसका असल हुनर ताला खोलना था। तिजोरियां, अलमारियां, संदूक दर्जी के हाथ में आते ही मानो अपना राज खोल देते थे। वो घर की चौखट पर पहुंचा। खामोशी, कोई हलचल नहीं।
उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया, जैसे उसे आने का न्योता हो। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि लालच चमका। उसने अपने होठों को दबाया, एक शैतानी संतुष्टि, जैसे खेल उसके मुताबिक चल रहा हो। वो अंदर आ गया। वो हर कोने को जानता था। पिछले 3 दिनों में उसने घर को उतनी ही नजरों से पढ़ लिया था जितनी नजरों से एक अच्छा दर्जी कपड़े के धागे गिनता है। कमरे में मंद रोशनी थी, बस एक मध्यम दीपक जल रहा था। औरत के कमरे का दरवाजा बंद था, बाहर से शांत, सोई हुई प्रतीत हो रही। दर्जी ने बिना आवाज की अलमारी की दिशा में कदम बढ़ाए, सीधा निशाने पर, जैसे शिकारी को शिकार की गंध मिल गई हो। अलमारी तक पहुंचकर उसने चाबी उठाई, वही चाबी जो औरत जानबूझकर वहीं छोड़ गई थी। दर्जी ने धीरे से पेटी खोली। वहां कपड़ों की तहें चुपचाप इंतजार करती दिखीं और उनके बीच में चमकता एक कीमती हार, मोतियों वाला, सुंदर और महंगा। दर्जी की सांसें तेज होने लगी। ये वो चीज थी जिसके लिए वो लौटा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां मोतियों को छूने लगीं। जैसे जैसे वो हार पकड़ने जा रहा था, उसकी आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। धीमे से उसने हार उठाया और झोली में डालने लगा। उसी पल उसके कानों में एक आवाज तैराई, बहुत खूबसूरत है ना? दर्जी ठिठक गया, उसका खून जम गया। उसने गर्दन घुमाई। औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर डर नहीं, एक बेहद शांत, आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो आगे बढ़कर बोली, मैं भी यही सोच रही थी। हार बहुत सुंदर है, इसलिए चाहती थी कि कोई चोरी न कर ले। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि ऐसी शांति थी जो सीधे दिल में चीर कर उतरती है। दर्जी कुछ कहना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। मैं तो बस देख रहा था। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। औरत आगे बढ़ी, एक कदम और। देखने आए थे या चुराने? वो सवाल नहीं था, फैसला था। घर में सन्नाटा खिंच गया। दर्जी के माथे पर पसीना टपकने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, पर वो चुप रहा। औरत ने हार को झोली से निकाला और फिर वहीं रख दिया। फिर धीमे स्वर में बोली, तुम रोज चोली करते रहे, मैं रोज देखती रही। उसकी आंखें अब बिल्कुल स्थिर थीं, क्रोध नहीं, जीत का भाव। तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है, बस आखिरी वार बाकी है और वो मैं जल्द करूंगी। दर्जी पीछे हट गया, जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक गई हो। या वो शायद समझ गया था कि आज वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी बच सकता है अगर भाग निकले। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। औरत ने उसे रोका नहीं, बस देखती रही। दर्जी रात में गायब हो गया, दौड़ते हुए, बिना झोली के, बिना आत्मसम्मान के। पर उसकी आंखों में खौफनाक पछतावा था। वो अब लौट कर आएगा या नहीं, ये तय करने वाला कोई और था, औरत नहीं, किस्मत। औरत ने दरवाजा बंद किया, हार फिर से अलमारी में रखा। उसने चाबी अंदर वाले कैबिनेट में रख दी, पर ताला नहीं लगाया, क्योंकि बात हार की नहीं थी, बात उस खेल की थी जो अभी खत्म नहीं हुआ था, और खेल में आखिरी चाल अभी बाकी थी। गांव में सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी, लेकिन वातावरण में उस सामान्य शांति और ताजगी की जगह बेचैनी और तनाव भरा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज फैसला होना है। कौन जीतेगा, चालाक दर्जी की चतुराई या वो महिला की समझदारी जिसने अब तक उसके हर दाव को पलट कर रख दिया था। लोग समूहों में खड़े फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे, जैसे पूरा गांव ही उस टकराव का गवाह बनने को उतावला हो। दर्जी भीतर ही भीतर अपने बनते हुए राज को खोने के डर से कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर घमंड और नकली आत्मविश्वास का मुखौटा चिपकाए बैठा था। उधर वो महिला बिल्कुल शांत, संयमित और दृढ़ नजर आ रही थी, जैसे उसे किसी परिणाम का भय ही ना हो, मानो जीत उसकी किस्मत में पहले ही लिखी हो। गांव के बुजुर्गों की पंचायत एकत्रित हुई और एक एक कर सबकी नजरें दर्जी और उस महिला पर टिक गईं। दर्जी को लगा आज भी वो मीठी बातों और नकली दानवीरता दिखाकर सभी को पटा लेगा, मगर महिला ने पहली ही बात में वो चाल बंद कर दी। बिना ऊंची आवाज उठाए, बिना किसी गुस्से के,
वो बिल्कुल सरल शब्दों में बोली, सच छिपाने के लिए दया का दिखावा पर्याप्त नहीं होता और चतुराई कभी भी सच्चाई से बड़ी नहीं होती। पंचायत में सन्नाटा छा गया। दर्जी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो आखिरी कोशिश करने में लगा रहा। उसने झूठ, इमोशनल ड्रामा और झूठी कहानियां जोड़कर अपनी सफाई देने की कोशिश की, पर जितना बोलता गया उतना ही उलझता गया। फिर महिला ने शांत स्वर में वो अंतिम बात कही, जिसने खेल की सारी गुत्थी खोल दी। वो कागज, वो राज, वो घटना, सब कुछ नाम के बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना, सिर्फ सत्य के आधार पर सामने रख दिया। उसने दर्जी को अपमानित नहीं किया, ना ही बदला लेने की भावना दिखाई, बल्कि एक बात बेहद मजबूती से रखी। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती स्वीकार करके सुधरना ही इंसानियत है, धोखे पर दीवारें खड़ी करके नहीं। कुछ क्षणों का मौन, लेकिन वही मौन दर्जी के लिए सबसे भारी साबित हुआ। उसकी सारी चालें, सारा दिखावा, सब उसकी आंखों से बह पड़ा। वो टूट गया, मगर हार से नहीं, सच से। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। पहली बार उसने अपना सच स्वीकारा, अपना लालच, अपनी चालाकी और सबसे ज्यादा अपनी कायरता। भीड़ खामोश थी। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, किसी ने तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि आज जीत किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि सत्य की हुई थी। महिला उसकी तरफ बढ़ी। उसने उसे डांटा नहीं, अपमानित नहीं किया, बस धीरे से कहा, गलत इंसान बुरा नहीं होता, अगर वो बदलने के लिए तैयार हो। दर्जी अपने अपराधों की सजा से नहीं, उस वाक्य की महानता से कांप उठा। पंचायत ने भी निर्णय कठोर दंड की जगह सुधार, ईमानदारी और सेवा का आदेश दिया, क्योंकि गलती की जगह इंसानियत को बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी था। उस दिन गांव ने एक दुर्लभ दृश्य देखा। चालाक आदमी झुकता हुआ और बुद्धिमान महिला किसी को दबाकर नहीं, उठाकर जीतती हुई। भीड़ बिखर गई। दिन अपने सामान्य जीवन की ओर लौट गया, लेकिन हवा में एक नई सीख तैर गई कि हर जांच तलवार से नहीं होती। कभी कभी किसी की शांति, धैर्य और सही समय पर बोले गए शब्द ही दुनिया को बदलने के लिए काफी होते हैं। और उस दिन पहली बार दर्जी ने महसूस किया, दिमाग जीत सकता है, लेकिन चरित्र ही दिल जीतता है। और यही वो शुरुआत थी जहां चालें खत्म हुईं और सच की असली जीत शुरू। पंचायत के फैसले के बाद गांव अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में लौटने लगा, लेकिन दर्जी का मन अब भी तूफानों से भरा था। उसने पहली बार अपने आप को आईने में देखा। वो चेहरा जो कभी उसे गर्व से भर देता था, आज उसे अजनबी लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि कपड़े सीने का हुनर तो उसके हाथों में था, लेकिन रिश्ते और भरोसे सीने की कला उसने कभी सीखी ही नहीं। पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। लोग कपड़े नहीं, उसका बातों से मोहित करने वाला स्वभाव खरीदने आते थे। लेकिन अब दुकान खाली थी और ये खालीपन उसे अंदर तक चुभ रहा था। मगर ये चुभन उसे बदल रही थी, धीरे धीरे सही दिशा में। दूसरी तरफ महिला अपना जीवन पहले की तरह ही निभा रही थी। उसने कभी जीत का जुलूस नहीं निकाला, कभी गांव वालों के बीच गर्व से सर ऊंचा करके नहीं चली। वो वैसे ही मुस्कुराकर सबका अभिवादन करती, वैसे ही लोगों की मदद करती रही। शायद यही उसे और महान बनाता था कि वो जीत को अपने सर पर नहीं चढ़ने देती थी। उसे किसी को झुकाकर ऊपर नहीं उठना था, उसे बस अपने सिद्धांतों पर चलना था। गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेने लगीं, बच्चे उसे आदर्श की तरह देखने लगे और बड़े मन ही मन उसका सम्मान बढ़ाते गए। उसने किसी से कभी नहीं कहा कि दर्जी ने गलती की थी। वो हमेशा यही कहती कि गलती इंसान से हुई थी और इंसान गलतियों से ही परिपक्व होता है। धीरे धीरे दर्जी ने पंचायत द्वारा दिए गए काम को पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। अब वो लालच में सिलाई नहीं बढ़ाता था, बल्कि धैर्य से हर कपड़ा ऐसे तैयार करता मानो वो कोई नाराज रिश्तेदारी को जोड़ रहा हो। पहले वो बातों से ग्राहकों को प्रभावित करता था, अब अपने काम की सच्चाई से। कई दिन तक लोग उससे दूर रहे, लेकिन परिवर्तन का असर कभी छिपा नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ ग्राहक लौटे, पहले संकोच में, फिर विश्वास के साथ। दर्जी ने हर एक ग्राहक के साथ सम्मान का व्यवहार किया, चाहे छोटे कपड़े हों या बड़े। अब वो बनावटी मुस्कान की जगह आंखों में सच्चाई से मुस्कुराता था। एक दिन वो महिला कपड़ा सिलवाने के लिए उसकी दुकान पर आई। दर्जी का दिल धक से रह गया। उसे लगा शायद वो चली जाएगी या उसे नजरअंदाज करेगी, लेकिन महिला ने सामान्य स्वर में ही बात की,
जैसे कुछ बदला ही ना हो। उसने कपड़ा मेज पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अच्छे से सी देना। बस 4 शब्द, लेकिन उन शब्दों में ही पूरा सम्मान, भरोसा और माफी का भाव छिपा था। दर्जी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने सर झुकाकर कपड़ा लिया और पूरे मन से काम में लग गया। जब महिला बाद में कपड़ा लेने आई तो उसने कपड़ा ध्यान से देखा। टांके इतने साफ और मजबूत थे कि जैसे दर्जी ने कपड़े के साथ अपना दिल भी सी दिया हो। महिला ने बिना किसी विशेष प्रशंसा, बिना किसी नसीहत के बस धीरे से कहा, शानदार, और चली गई। इस एक शब्द ने दर्जी के भीतर कुछ स्थायी बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और वहां से उसके परिवर्तन की असली शुरुआत हुई। गांव के लोग भी ये परिवर्तन महसूस करने लगे। जो पहले उसे घमंडी और स्वार्थी समझते थे, अब उसके अंदर पैदा हुए धैर्य और विनम्रता को स्वीकार करने लगे। परिवर्तन धीमा था, लेकिन पक्का था। और यही इसकी असली खूबसूरती थी, क्योंकि जल्दी में पाया गया सुधार सिर्फ दिखावा होता है, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से पाया गया सुधार सच्चा होता है। और यूं गांव में 2 लोगों के बीच शुरू हुई सत्य और चतुराई की टक्कर अब इंसानियत और परिवर्तन की सीख बन चुकी थी। एक ऐसी सीख जिसे कहानियों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। कुछ महीने बीत चुके थे। दर्जी की जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर जरूर हो गई थी। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ उसने अपना खोया हुआ भरोसा धीरे धीरे वापस कमाना शुरू कर दिया था। मगर जीवन कभी इतने आसानी से अध्याय बंद नहीं करता। पुराने कर्म कभी ना कभी दरवाज़ा खटखटाते ही हैं, और दर्जी के अतीत ने भी एक दिन लौटने का रास्ता ढूंढ ही लिया। उस शाम उसके दुकान में एक बुजुर्ग आदमी आया। वो थोड़ा घबराया हुआ लगता था। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा पीतल का डिब्बा मेज पर रख दिया। दर्जी समझ नहीं पाया कि ये सिलाई से जुड़ा सामान तो नहीं था, फिर ये क्यों लाया गया है। उस बुजुर्ग ने चौकन्नी नजरों से आसपास देखा और धीमे स्वर में बोला, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुमसे पहले ये किसी और के पास था। दर्जी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आदमी तेजी से दुकान से बाहर चला गया, जैसे उसे डर हो कि ज्यादा देर रुकना किसी मुसीबत को बुलाने जैसा है। दर्जी उस डिब्बे को घूरता रहा। वो वही अजीब सा डिब्बा था जिसे वो सालों से रखता आया था, जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। वो डिब्बा जहां भी जाता उसके साथ होता, जैसे एक छिपा हुआ राज, एक काला इतिहास। लेकिन आज पहली बार ये डिब्बा उसके हाथ में भार जैसा लगा, मानो इसके भीतर जो कुछ है वो उसकी बदली हुई जिंदगी को फिर बिखेर देगा। दर्जी ने गहरी सांस ली और उसे खोलने की कोशिश की। डिब्बा थोड़ा जंग लगा था, ढक्कन जिद की तरह अटका हुआ था। दर्जी ने थोड़ा जोर लगाया और चकनाचूर जैसी आवाज के साथ ढक्कन टूट गया। धूल सा राज हवा में फैल गया। अंदर ढेर सारे पुराने गहनों, चांदी के सिक्कों और कीमती पेंडेंट्स की चमक थी। मगर दर्जी की सांसें तब रुकी जब उसने ऊपर रखी एक चीज देखी, एक किसान परिवार की पुरानी पारिवारिक तस्वीर। वही घर, वही आदमी, वही औरत, वही बच्चा। उस पल उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। वो समझ गया कि ये किसी अनजान व्यक्ति के कीमती सामान का नहीं, बल्कि किसी परिवार की दुनिया का हिस्सा था। उसे अचानक याद आया कि सालों पहले वो कपड़े सिलते सिलते घर घर जाता था। वहीं एक गरीब किसान के घर से ये डिब्बा उसने चुपके से लिया था। तब उसे सिर्फ एक आसान चोरी लगी थी, छोटी सी हरकत बड़े फायदे के लिए। लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि वो डिब्बा सिर्फ गहने नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की यादें और इतिहास लिए हुए था। वो तस्वीर हाथ में लिए बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके अंदर कुछ टूट गया, कुछ जाग गया। पहले वो सोचता था कि चोरी सिर्फ पैसे या सामान की होती है, लेकिन आज उसे लगा कि उसने किसी के अतीत, किसी की भावनाएं, किसी की खुशियां चुराई थीं, और वो अपराध उस चोरी से कहीं बड़ा था जिसकी कोई माफ़ी आसान नहीं होती। उसने तीव्र बेचैनी में पूरा डिब्बा कपड़े में बांधा और दुकान बंद कर दी। रात हो चुकी थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसे उस तस्वीर वाले परिवार तक पहुंचना ही था। चाहे वो उसे पहचाने या ना पहचाने, चाहे क्षमा करें या नहीं, उसे जो उसका नहीं है वो लौटाना ही होगा। उसे लगा मानो वो अपने अतीत के सबसे काले पन्ने के सामने खड़ा है, और अब उसे फैसला करना है कि वो उसे हमेशा के लिए मिटाएगा या उसे अपने हिस्से की शर्म स्वीकार करके सही करेगा। जैसे ही वो गांव के बाहर पगडंडी पर पहुंचा, उसे एक पल के लिए झिझक लगी। क्या परिवार अब भी वहीं होगा? क्या डिब्बा देखकर पहचान पाएंगे? क्या वो उसे माफ करेंगे या उसे दूर धकेल देंगे?
लेकिन उसके कदम थमे नहीं, क्योंकि इस बार उसके अंदर डर नहीं, जिम्मेदारी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस डिब्बे का लौटना सिर्फ एक परिवार की जिंदगी नहीं बदलेगा, ये गांव, दर्जी और उस बुद्धिमान औरत, तीनों की किस्मत में नया मोड़ लाने वाला है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दर्जी के कदम तेज होते जा रहे थे। वो पगडंडी पर उसी दिशा में चल रहा था जहां कभी उसने उस किसान परिवार का घर देखा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन उसके अंदर इतना शोर था कि आसपास की खामोशी सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो सब वापस करना है। अगर देरी हुई तो शायद मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। काफी देर चलने के बाद वो उस पुराने घर के सामने पहुंचा। घर जर्जर लग रहा था, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं रहा हो। खिड़कियां टूटी हुईं, आंगन में सूखे पत्ते, दरवाजे पर ताला जंग लगा हुआ। एक पल के लिए दर्जी के अंदर उम्मीद टूटने लगी। क्या वो परिवार कहीं और चला गया, या उससे भी बुरा, क्या उस डिब्बे के खोने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी होगी? उसे अपने गुनाह का बोझ पहले से भारी महसूस होने लगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? दर्जी पलटा। एक वृद्ध दंपत्ति खड़े थे। उनके चेहरे थके और परेशान थे, लेकिन आंखें वही थीं, वही जो तस्वीर में थीं। दर्जी के हाथ कांप उठे। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोला और डिब्बा उनके सामने रख दिया। पल भर में दोनों के चेहरों पर ठहराव छा गया, जैसे किसी ने उनका गुजरा हुआ समय उनके पैरों के पास रख दिया हो। बूढ़ी औरत ने डिब्बा कांपते हाथों से खोला, अंदर के गहनों को ऐसे छुआ जैसे उनमें किसी प्रिय की छाया हो, और फिर तस्वीर पर हाथ रखते ही उसकी आंखें भर आईं। शायद वो बच्चा जो तस्वीर में था अब इस दुनिया में नहीं था। दर्जी के गले में शब्द अटकने लगे। उसने टूटी आवाज में कहा, ये सब मैंने चुराया था, बहुत साल पहले। मुझे सजा दो, लेकिन इसे आप तक लौटाने आया हूं। उस पल बुजुर्ग दंपत्ति ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और स्मृतियों की आग सब कुछ साथ था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जो चीजें वापस मिलीं वो आज वैसे काम की नहीं थीं। उनका बच्चा नहीं रहा, लेकिन उसकी निशानियां आज लौट आई थीं। उसी समय पगडंडी पर कुछ गांव वाले दिखे, शायद किसी काम से लौट रहे थे। उनमें वो लोग भी थे जो पंचायत के दिन दर्जी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोले थे। डिब्बा, तस्वीरें, गहने सब देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मामला क्या है। और फिर वही हुआ जिससे दर्जी सबसे ज्यादा डरता था। लोग बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था, देखो कितनी चोरी की होगी। कोई बोला, इसने आधा गांव लूटा होगा। आरोप बढ़ते गए, बातें फैलती गईं और रात की हवा में अफवाहें आग की तरह जलने लगीं। बुजुर्ग दंपत्ति कुछ बोल पाते उससे पहले दो लोगों ने दर्जी को पकड़कर धक्का दिया। साफ साफ बोल, कितने घर लूटे, कहाँ छुपाया और सामान? दर्जी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहां माफी मांगने आया हूं, बस लौटाने आया हूं। लेकिन भीड़ को समझाने की फुर्सत नहीं थी। लोग पुराने गुस्से और नई शक में अंधे हो गए थे। दर्जी को लगा कि उसका सुधार, उसकी मेहनत, उसके सारे बदलते कदम सब पलों में ध्वस्त हो रहे हैं। उसके विरोध में आवाजें जितनी बढ़ती गईं, उसके मन में बेचैनी उतनी ही बढ़ती गई। और फिर उन आवाजों के बीच धीमी मगर दृढ़ आवाज सुनाई दी, कोई इसे हाथ मत लगाए। सब पलटे। वहां वही महिला खड़ी थी जो शुरू से ही दर्जी की सच्चाई और उसके बदलाव को सबसे गहराई से देख रही थी। वो आगे बढ़ी और भीड़ के बीच खड़ी हो गई, भीड़ के आगे ढाल बनकर। उसने गुस्से में नहीं, पर बेहद दृढ़ और शांत स्वर में कहा, गलती को लौटाने आए आदमी को धक्का देना आसान है, लेकिन सचमुच उसे बदलने देना मुश्किल। अगर ये यहां से भागना चाहता तो डिब्बा लेकर क्यों आता? चोरी छिपाने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए आया है। हमें सजा देने में मजा आता है, सुधार को स्वीकार करने में नहीं। भीड़ का शोर धीरे धीरे थमने लगा। लोग चुप हो गए, लेकिन अपनी चुप्पी में वे खुद को टटोल रहे थे। क्या वे सुधार को जगह देने के लिए तैयार हैं? बुजुर्ग दंपत्ति की ओर से भी पहली बार आवाज आई, हमारे लिए माफी सबसे कीमती है, क्योंकि जो खो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आगे है वो सुधर सकता है। दर्जी वहीं खड़ा रह गया, अंदर से टूट चुका, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की रोशनी जलती हुई। उसे लगा शायद ये उसके सुधार की मंजिल नहीं, बल्कि सबसे कठिन मोड़ की शुरुआत है।
और वो नहीं जानता था कि अब कहानी में अगला मोड़ सिर्फ उसके अपराधों से नहीं, किस्मत से भी आने वाला है। उस रात जब दर्जी गांव वालों के बीच खड़ा था, भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन शांत हवा में एक तनाव अब भी तैर रहा था। दर्जी को लगा था कि डिब्बा लौटाकर उसके पापों का बोझ कम हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सच्चाई स्वीकारने के बाद भी दुनिया कभी आसान नहीं बनती। उसने पछतावे और नम्रता के साथ कदम बढ़ाए थे, मगर समाज हमेशा इंसान की बदली नहीं देखता, पहले उसका अतीत देखता है। हर निगाह उसकी तरफ थी, जैसे लोग उसके भीतर झांककर उसके पुराने अपराधों का हिसाब मांग रहे हों। लेकिन भीड़ की उन बोझिल निगाहों के बीच वो महिला स्थिर खड़ी रही, न गुस्सा न दया, बस एक गहरी समझ, जैसे वो दर्जी को दूसरों से ज्यादा पड़ रही हो। वो आगे आई और दर्जी के हाथ से कपड़े में लिपटा डिब्बा धीरे से लिया, अपने कंधे पर रखा और बिना दर्जी की ओर देखे बोल पड़ी, आज इस डिब्बे को लौटाने की जरूरत नहीं, पहले सच को समझने की जरूरत है। दर्जी हैरान रह गया। वो डिब्बा वापस देने आया था और महिला उसे लेकर घर की ओर चल दी। दर्जी ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपको इसे क्यों ले जाना पड़ा? महिला बिना रुके बोली, क्योंकि हर सच को सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कुछ सच अगर भीड़ के बीच खुलते हैं तो इंसान को सुधारने के बजाय उसे दोबारा मिटा देते हैं। भीड़ की उस दृढ़ स्वर को सुनकर चुप हो गई, कोई विरोध की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन दर्जी समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो उसकी मदद कर रही है या कोई और योजना है। उस रात महिला का घर शांत था, लेकिन उसके कमरे में दीपक की रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। उसने डिब्बा मेज पर रखा और तस्वीर को बाहर निकाला। वो तस्वीर को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें किसी घटना का जवाब छिपा हो। पहली बार उसके चेहरे पर उस बुद्धिमत्ता से ज्यादा कुछ और था, गहरी बेचैनी, जैसे ये डिब्बा कोई भूला हुआ जख्म छू रहा हो। फिर उसने धीरे से खुद से फुसफुसाया, ये कहानी सिर्फ दर्जी की नहीं है, किसी और की भी है। परंतु उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वहां कोई मौजूद भी होता तो शायद सुन न पाता। उसने डिब्बा बंद किया और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। गांव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में शांति नहीं थी। वहां योजनाएं थीं, बहुत गहरी योजनाएं। अगली सुबह दर्जी दुकान पर काम में लगा था, लेकिन मन भीतर से अस्थिर था। उसे रात की घटनाएं बेचैनी दे रही थीं। तभी महिला आई, शांत, दृढ़, गंभीर। उसने बिना भूमिका के कहा, आज मेरे लिए काम करोगे? दर्जी ने सिर हिला दिया। वो उसे अपने घर ले गई। घर में माहौल कुछ अलग था, जैसे किसी अदृश्य तनाव की हवा फैली हो। उसने मेज पर सिलने के लिए कुछ पुराने कपड़े रखे। दर्जी कपड़े छांटने लगा, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। महिला धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम सुधारना चाहते हो तो अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी, खुद से। दर्जी भौचक्का रह गया। महिला ने आगे कहा, कल रात जिस डिब्बे को लौटाने की कोशिश कर रहे थे, वो तुम्हारे अपराध का सबूत ही नहीं, तुम्हारे बदलने का भी सबूत है। और सच की ताकत तभी होती है जब इसे सही जगह और सही तरीके से रखा जाए। उसने डिब्बे पर हाथ रखा। दर्जी ने हताश स्वर में कहा, मैं और क्या करूं, कैसे मिटाऊं जो कर चुका हूं? महिला ने धीमे लेकिन चुभने वाले शब्दों में जवाब दिया, गलती को छिपाने से इंसान गिरता है, लेकिन गलती को हर दिन याद रखकर अच्छा बनना, यही सुधार है। कल रात तुम गिर रहे थे क्योंकि तुमने अपने सुधार को लोगों की नज़र में साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन सुधार भीड़ के लिए नहीं होता, खुद के लिए होता है। उसकी आवाज में दर्प नहीं था, अनुभव था। दर्जी चुप रहा। धीरे धीरे वो समझने लगा, महिला उसे सम्मान नहीं देना चाहती थी, बल्कि मजबूत बनाना चाहती थी। और तभी उसकी समझ में पहली बार आया, महिला की ये मदद सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, ये योजना थी, बहुत गहरी, बहुत सोची समझी। और वो इस योजना में प्रवेश कर चुका था, धीरे धीरे, बिना जाने। दर्जी बदला था, लेकिन महिला उसके बदलने को सुनिश्चित करना चाहती थी। और उसके इस तरीके में न किसी दया की जगह थी, न कमजोरी की। ये उसके षड्यंत्र का पहला वार था, बिना दर्जी को बताए उसे बदलने के लिए मजबूर करना। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर प्रवेश कर चुकी थी जहां दोनों एक दूसरे को नहीं मारते थे, बल्कि एक दूसरे को बनाने या तोड़ने की क्षमता रखते थे। अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। दर्जी दुकान पर बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। रात की घटनाएं, महिला की बातें, डिब्बे का रहस्य, सब उसके दिमाग में घूम रहे थे।
उसे ये एहसास होने लगा था कि महिला सिर्फ सलाह नहीं दे रही, बल्कि उसे धीरे धीरे बदलने का खेल खेल रही है। लेकिन ये खेल अकेले दोनों के बीच नहीं रह सकता था। महिला ने अब गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया था। पहला कदम उसके लिए आसान था। उसने उन पड़ोसियों को विश्वास दिला दिया कि दर्जी में सुधार की संभावना है, और अगर सब मिलकर उसे सही रास्ते पर लाएं तो पूरा गांव बेहतर होगा। पड़ोसी पहले थोड़े संदेह में थे, लेकिन महिला की दृढ़ता और समझदारी ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया। दर्जी को यह नहीं पता था कि कुछ गांव वाले उसकी हरकतों पर नजर रखने लगे हैं, पहले चुपके से, अब धीरे धीरे खुलकर। उसने सोचा कि लोग अब भी उसके अतीत को याद कर रहे हैं, पर महिला की मदद से उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि महिला की योजना सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उसकी जिंदगी बदलने का असली जाल है। महिला ने उस दिन दर्जी को घर बुलाया। उसने सीधे उसे कहा, आज तुम मेरे साथ गांव के कुछ हिस्सों में जाओगे, हम मिलकर कुछ काम करेंगे, ये तुम्हारे सुधार की परीक्षा होगी। दर्जी थोड़े हिचकिचाया। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक हल्की मदद या काम है, लेकिन महिला ने उसे रोकने की जरूरत महसूस नहीं होने दी। वे दोनों घर से बाहर निकले। कुछ पड़ोसी, जिन्हें महिला ने पहले ही तैयार कर लिया था, रास्ते में खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता और सतर्कता साफ दिख रही थी। दर्जी ने समझने की कोशिश की, क्या ये केवल सहयोग है या कुछ और? महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में कोई तिरछापन नहीं, बस एक स्थिर, मजबूत योजना। उसने धीरे से कहा, आज तुम सीखोगे कि सुधार सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में दिखाई देता है। तुम्हारी हर हरकत यहां देखी जाएगी, और ये सब तुम्हारे लिए है, कोई दंड नहीं, सिर्फ सीख। दर्जी ने सिर हिलाया, कुछ डरते हुए, कुछ उत्साहित होकर। उसे लगा कि महिला उसे मजबूर नहीं कर रही, वो सिर्फ सही रास्ता दिखा रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गांव के लोग हर कदम पर उसे देख रहे हैं। हर पड़ोसी जो महिला के साथ शामिल था, एक अनजाने शिक्षक की तरह उसकी हरकतों पर निगरानी रख रहा था। दिन भर दर्जी ने छोटे मोटे काम किए, किसी की बकरी की देखभाल, खेत में हल चलाना और बच्चों के साथ खेलना। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ साधारण ही है, लेकिन महिला ने हर काम में एक छुपा हुआ संदेश डाल रखा था। देखो कि तुम्हारे हाथों की हरकतों का असर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। दोपहर तक दर्जी थक गया था। उसकी अपेक्षा की तरह काम करना आसान नहीं था। उसने महसूस किया कि किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं होता, इसे बनाए रखना मुश्किल है। जब शाम हुई, महिला ने सबको बुलाया। उसने कहा, आज जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ शुरुआत है। कल तुम एक और परीक्षा में हिस्सा लोगे, ये तुम्हारे सुधार का अगला चरण है। दर्जी अब पूरी तरह समझ चुका था कि महिला ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे गांव को उसके सुधार का हिस्सा बना दिया था, और ये जाल इतना गहरा था कि दर्जी की हर चाल पहले ही पड़ी जा चुकी थी। फिर भी ये इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उस रात घर लौटते हुए दर्जी सोच रहा था, क्या ये सच में सुधार है या मैं सिर्फ महिला के खेल का हिस्सा बन रहा हूं? लेकिन वो नहीं जानता था कि यह महिला का सबसे बड़ा वार था। इस वार में कोई शोर नहीं, कोई दंड नहीं, सिर्फ हरकतों और अनुभवों से सीखने की चुपचाप ताकत। और यही वो मोड़ था जहां दर्जी की पुरानी चालाकी धीरे धीरे टूट रही थी और नई सोच जन्म ले रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर दर्जी के भीतर असली गर्मी चल रही थी, बेचैनी, डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण। महिला ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम्हारा पहला असली कार्य है। ये कोई हल्का काम नहीं है, और इसे पूरा करने में तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी दोनों परख में आएंगी। दर्जी ने सिर झुकाया। उसे यह समझ में आ गया था कि यह अब सिर्फ सुधार का खेल नहीं है, ये परीक्षा थी, एक परीक्षा जो उसे उसकी पुरानी चालाकियों से ऊपर उठने को मजबूर करेगी। महिला उसे गांव के बाहर एक पुराने सुनसान घर की ओर ले गई। ये घर किसी भूतिया कहानी की तरह लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जर्जर दरवाजे और चारों ओर उगी जंगली घास। दर्जी ने सोचा कि वो यहाँ किसी खजाने या चोरी के खेल में फंस गया है, लेकिन महिला ने बिल्कुल शांत रहकर कहा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं चुराना है, बल्कि कुछ ढूंढना है। दर्जी थोड़ा उलझ गया। खोजने का काम तो आसान लगता था, लेकिन महिला की आंखों में इतनी गंभीरता और स्थिरता थी कि उसने समझ लिया ये कोई साधारण खोज नहीं है। महिला ने आगे बढ़कर एक पुराना डिब्बा उठाया और उसे दिया। इस डिब्बे में कुछ निशानियां हैं, तुम्हें इसे सही जगह पहुंचाना है, और रास्ता सिर्फ समझदारी और धैर्य से तय होगा।
कोई बहाना नहीं चलेगा, हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। दर्जी ने डिब्बा हाथ में लिया। इसका वजन हल्का था, लेकिन बोझ असली था, न कि कपड़ों या सिक्कों का, बल्कि जिम्मेदारी और सच्चाई का। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन हर मोड़ पर महिला की नज़रें उसे देख रही थीं, न निगाह में गुस्सा, न दया, सिर्फ सतर्कता। रास्ते में गांव के कुछ लोग खड़े थे। महिला ने पहले ही उनसे कहा था कि उन्हें सिर्फ मदद करनी है, हस्तक्षेप नहीं। ये नियम था, और दर्जी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने पहले कभी अपने काम में किसी की निगरानी नहीं सहनी थी। अब हर कदम, हर मोड़, हर हल्की सी गलती महिला की आंखों और गांव वालों की चुप्पी में परख में थी। सूरज की तेज रोशनी में दर्जी डिब्बा लेकर गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। ये जगह पहले उसका अजीब डर बन चुकी थी, रात में खौफनाक, दिन में शून्य और सूनी। महिला ने पास खड़े होकर कहा, अब तुम्हें खुद निर्णय लेना होगा। डिब्बा वहीं रखो जहां ये सुरक्षित हो और किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन याद रखना, ये केवल जगह का निर्णय नहीं है, तुम्हारे चरित्र का परीक्षण है। दर्जी ने चारों ओर देखा। कुएं के पास कई जगहें थीं, कोई छिपाने योग्य, कोई सामने वाली खुली। पहले तो उसने जल्दी में निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन फिर महिला की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। जल्दी करना आसान है, लेकिन सही करना कठिन। वो धीरे धीरे हर जगह पर डिब्बे को रखकर सोचता गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। उसे एहसास हुआ कि हर कदम, हर हल्की सी गलती यहाँ न केवल उसकी परीक्षा थी, बल्कि उसकी पुरानी आदतों को तोड़ने का तरीका भी। इंतहा में उसने सही जगह का निर्णय लिया। डिब्बा एक पुरानी दीवार के पीछे रखा, जहां से हवा और धूप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोग उसे आसानी से पा सकते थे। उसने पीछे हटकर महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसे पता चल गया था कि दर्जी ने परीक्षा पास कर ली है। लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुस्कान में आज भी कोई खुलासा नहीं था, बस संतोष और योजना की गहरी समझ। दर्जी ने पहली बार महसूस किया कि सुधार कोई पुरस्कार नहीं है, बल्कि हर रोज की मेहनत और सही फैसलों का परिणाम है। और जैसे ही वो डिब्बा छोड़कर घर की ओर लौटने लगा, महिला ने धीरे से कहा, आज की परीक्षा सिर्फ शुरुआत थी। कल तुम्हारा असली परीक्षण शुरू होगा, जब तुम्हें अपने चालाकी और धैर्य का मेल दिखाना होगा। दर्जी के मन में अब एक नई आग जल रही थी, डर नहीं, समझ और बदलाव की इच्छा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि महिला की अगली योजना में अब गांव के सभी बच्चे और बूढ़े भी शामिल होने वाले थे। और ये परीक्षण अब केवल उसकी नैतिकता या धैर्य का नहीं, उसके दिल और चरित्र का होगा। अगली सुबह गांव में हल्की धूप फैल रही थी, पर दर्जी के भीतर तूफान था। रात भर उसने नींद में अपने पुराने कर्मों को देखा और अब हर कदम पर खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सच में बदल पाया हूं? वो जानता था कि महिला की अगली परीक्षा आसान नहीं होगी। पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया था कि महिला केवल दिखावा नहीं करती, उसके हर काम में एक छुपा हुआ मकसद होता है। महिला ने उसे गांव के छोटे स्कूल में बुलाया। स्कूल का मैदान खाली था, पर बच्चे पहले से वहां जमा हो गए थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी डर जैसी मिलीजुली भावनाएं थीं। दर्जी समझ गया कि ये परीक्षा अब केवल उसकी मेहनत या धैर्य की नहीं है, ये उसकी समझदारी और न्याय की भी होगी। महिला ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर कहा, आज तुम्हें बच्चों और गांव वालों के लिए एक काम करना है। ये केवल देखभाल या साधारण मदद नहीं है, तुम्हें उन्हें सिखाना है, मार्गदर्शन देना है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और याद रखना, इसमें कोई छल, झूठ या जल्दीबाजी नहीं चलेगी। हर निर्णय तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। दर्जी ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये चुनौती उसकी पुरानी चालाकी से पूरी तरह अलग है। पहले वो हर काम में केवल अपने लाभ और दिखावा सोचता था, अब उसे दूसरों की भलाई और विश्वास पर ध्यान देना था। पहले काम में उसने देखा कि एक बच्चा खेलते समय गिर पड़ा। दर्जी ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया और उसके घुटने साफ किए। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक मदद नहीं थी। महिला ने उसे ये दिखाना था कि सच्चा सुधार केवल कार्य से नहीं, समझ और संवेदनशीलता से होता है। फिर एक और मोड़ आया। कुछ बच्चों ने एक पुराने कुएं के पास खेलना शुरू कर दिया, जहां पानी गंदा और खतरनाक था। दर्जी को तुरंत समझ आया कि अगर उसने समय पर कदम नहीं उठाया, कोई हादसा हो सकता है। उसने बच्चों को तुरंत दूर खींचा और महिला की नज़रों में देखा।
उसकी आंखों में कोई प्रशंसा नहीं, केवल संतोष और सावधानी थी, जैसे कह रही हो कि देखो ये सही दिशा है, लेकिन अभी यात्रा लंबी है। दिन भर दर्जी ने छोटे छोटे काम किए, बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, गांव के बुजुर्गों के लिए पानी लाना और गाय बकरी की देखभाल करना। हर कदम पर महिला और कुछ भरोसेमंद पड़ोसी उसकी हरकतों को देख रहे थे। दर्जी का मन थक गया था, लेकिन उसके भीतर एक नया एहसास भी उठ रहा था। पहली बार उसे लगा कि दूसरों के भरोसे और भलाई के लिए काम करना कुछ अलग ही खुशी देता है। दिन के अंत में महिला ने उसे बुलाया और कहा, आज तुमने अपनी पुरानी चालाकियों को नियंत्रित करके सही दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। कल तुम्हारा असली मुकाबला आएगा, तब तुम्हें अपनी पुरानी आदतें और नया सुधार दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और याद रखना, उस परीक्षा में कोई भी छोटा कदम, कोई भी हल्की गलती बड़ा फर्क डाल सकती है। दर्जी घर लौटते समय थका हुआ था, पर भीतर एक हल्की उमंग भी थी। उसे अब महसूस होने लगा कि सुधार कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि हर रोज की चुनौतियों और खुद के भीतर झांकने की प्रक्रिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि महिला की अगली योजना इतनी चालाक और गहरी थी कि उसका सामना केवल कठिनाई से नहीं, बल्कि उसके पुराने डर और खुद की सीमाओं से होगा। और यहीं से कहानी एक नए रोमांच और सस्पेंस के मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां पुरानी चालें और नया सुधार आमने सामने होंगे और दर्जी को खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह का सूरज ढलते समय तक दर्जी के भीतर बेचैनी और उत्सुकता दोनों घुली हुई थी। महिला ने उसे घर बुलाया और कहा कि आज की परीक्षा अब केवल उसकी समझदारी, धैर्य और मेहनत की नहीं, बल्कि उसकी पुरानी आदतों और नए सुधार के बीच टकराव की होगी। दर्जी ने ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि अब कोई साधारण काम नहीं, कोई हल्की जिम्मेदारी नहीं, ये परीक्षा उसकी असली परीक्षा थी। महिला उसे गांव के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से में ले गई। वहां चारों तरफ जर्जर घर, टूटी दीवारें और सूखे पेड़ थे। महिला ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आज तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हारे पुराने स्वभाव और नए सुधार दोनों को आजमाएगा। कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। हर निर्णय, हर कदम, हर हल्की गलती सब देखा जाएगा। समझ गए? दर्जी ने सिर हिलाया। उसे यह एहसास हो गया कि अब उसे केवल मेहनत या धैर्य से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी चालाकियों पर नियंत्रण रखना होगा और सही निर्णय खुद से लेना होगा। पहली चुनौती तुरंत सामने आई। महिला ने उसे एक पुराने गोदाम की चाबी दी। गोदाम में कुछ पुराने दस्तावेज, नक्शे और छोटे छोटे बक्से रखे हुए थे। दर्जी को पता था कि पहले वो इस तरह की चीजें देखकर लालच में आ जाता, चीजें छुपाना, खुद के लिए रखना। लेकिन अब उसके भीतर नया सोचने का तरीका था। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि कुछ बक्सों में पुराने गहने, पैसे और महत्वपूर्ण कागज थे। एक पल के लिए उसकी पुरानी आदतें जागीं। ये सब मेरे काम आ सकता है। लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। उसने खुद से कहा, नहीं, ये अब मेरा लालच नहीं है, ये किसी और की चीज है और इसका सही इस्तेमाल करना ही सुधार है। वो हर बक्सा ध्यान से खोलता गया और हर दस्तावेज उसके सही स्थान पर रखने की कोशिश की। एक भी गलती नहीं करनी थी। वो महसूस कर रहा था कि हर निर्णय उसकी समझदारी और नई सोच की परीक्षा है। फिर महिला ने उसे बाहर बुलाया। गांव के बच्चे और कुछ भरोसेमंद पड़ोसी वहां खड़े थे। महिला ने कहा, अब तुम्हें जो कुछ भी गोदाम में रखा है उसका सही इस्तेमाल करना होगा। बच्चों और गांव वालों के लिए कुछ करना होगा ताकि सबको लाभ पहुंचे। ये केवल संपत्ति या वस्तुएं नहीं है, ये तुम्हारे सुधार और नैतिकता की परीक्षा है। दर्जी ने बच्चों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने बक्सों में रखे पुराने खेल, किताबें और छोटे गहनों का उपयोग करके बच्चों के लिए गतिविधियां तैयार की। उसने देखा कि पुरानी चालाकी उसे बार बार बहकाती है। कुछ अपने लिए रखना आसान होता, दूसरों के लिए देना मुश्किल। लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। उसने हर वस्तु सही तरीके से बांटी, हर बच्चे की मदद की और गांव वालों के विश्वास को बनाए रखा। शाम को जब काम खत्म हुआ, महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई प्रशंसा नहीं, लेकिन संतोष की झलक थी। उसने कहा, आज तुमने पहली बार अपने पुराने स्वभाव और नए सुधार के बीच टकराव में सही निर्णय लिया। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। कल तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस का परीक्षण करना होगा
और ये परीक्षा सबसे कठिन होगी। दर्जी घर लौटते समय थक चुका था, लेकिन भीतर उसका मन हल्का और संतोष से भरा हुआ था। उसे अब समझ में आ गया कि सुधार केवल काम करने या दिखावे से नहीं, बल्कि हर निर्णय, हर कदम और हर सोच में सही होने से होता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि महिला की अगली योजना में अब गांव के सबसे कठिन लोग, पुराने दुश्मन और उसके खुद के पुराने डर शामिल होंगे। और ये परीक्षा अब केवल उसके चरित्र की नहीं, उसकी पूरी समझ, धैर्य और साहस की होगी। और यही वो मोड़ था जहां पुरानी चालाकियां और नया सुधार आमने सामने थे, और दर्जी को खुद को साबित करना था, न सिर्फ महिला के सामने बल्कि अपने भीतर भी। अगली सुबह की धूप हल्की और सुनहरी थी, लेकिन दर्जी के भीतर एक अजीब सा तनाव और बेचैनी थी। महिला ने उसे घर बुलाया और कहा, आज तुम्हारा सबसे कठिन परीक्षा का दिन है। अब केवल समझदारी या धैर्य ही काम नहीं आएगा, तुम्हें अपने डर, पुरानी आदतों और साहस का मिला जुला उपयोग करना होगा। दर्जी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये अब कोई साधारण काम नहीं, कोई हल्की चुनौती नहीं, ये परीक्षा उसकी पुरानी चालाकियों और नए सुधार के बीच की जंग थी। महिला ने उसे गांव के एक पुराने सुनसान भाग में ले जाकर वहां एक जर्जर हवेली दिखाई। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी धूल और मकड़ी के जाले थे। दर्जी को डर और उत्सुकता दोनों महसूस हुए। महिला ने धीरे से कहा, अंदर कुछ ऐसे संकेत छुपे हैं जिन्हें तुम्हें ढूंढना है, लेकिन हर कदम पर तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी। याद रखना, ये केवल चीजें ढूंढने का काम नहीं है, ये तुम्हारे चरित्र और साहस की परीक्षा है। दर्जी ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली की खिड़कियों से रोशनी मुश्किल से भीतर आ रही थी। पुराने फर्श की चरमराहट, हवा में धूल की गंध और हर कोने में अंधेरे की साया ने उसे डराया। उसने पहले पल में सोचा, मैं जल्दी कर लूं और बस खत्म कर दूं, लेकिन फिर महिला की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, जल्दी करना आसान है, सही करना कठिन। वो धीरे धीरे हर कमरे में गया, हर बक्सा, हर दराज और पुराना सामान ध्यान से देखा। कुछ बक्सों में पुराने सिक्के, दस्तावेज और गहने थे, और कुछ में छोटे नोट और संकेत छिपे हुए थे। उसकी पुरानी आदतें बार बार उसे बहकाने लगीं। ये सब मेरे लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्यों दूसरों के लिए देना? लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। उसने हर वस्तु को सही जगह पर रखा, हर संकेत को ध्यान से समझा और सुरक्षित रखा। अचानक हवेली के एक कमरे में उसे एक पुराना पिटारा मिला। उसमें वो डिब्बा था जिसे उसने पहले लौटाया था, और साथ में एक पत्र था, महिला का। पत्र में लिखा था, ये डिब्बा केवल वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे निर्णय और नैतिकता का प्रतीक है। इसे सही जगह पर रखना तुम्हारा साहस और समझदारी दोनों दिखाएगा। दर्जी ने साहस जुटाया और डिब्बा सही जगह पर रखा। इस दौरान उसने महसूस किया कि डर और पुरानी आदतें अभी भी भीतर थीं, लेकिन उसने उन्हें नियंत्रित किया। महिला और गांव वाले उसकी हरकतों को देख रहे थे। उनकी आंखों में अब केवल नज़ाकत और संतोष की झलक थी, कोई दंड नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। हवेली से बाहर निकलते हुए महिला ने कहा, आज तुमने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन याद रखना, सुधार कभी खत्म नहीं होता। हर कदम, हर निर्णय, हर छोटी हरकत, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। दर्जी के भीतर एक हल्की राहत और संतोष की भावना उठी। उसे समझ में आया कि सुधार केवल दिखावे या बहाने से नहीं आता, बल्कि डर, पुरानी आदतें और अपने भीतर की कमजोरी को हर दिन जीतकर ही आता है। लेकिन उसे नहीं पता था, महिला की योजना अब चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। अगले ही पल दर्जी का सामना गांव के कुछ पुराने दुश्मनों से होना था, जो उसके सुधार यात्रा और बदलाव पर शक कर रहे थे। ये आखिरी परीक्षा होगी, न केवल उसके साहस और नैतिकता की, बल्कि उसकी सच्चाई और दृढ़ता की। और यही वो मोड़ था जहां पुरानी चालाकी, नया सुधार और बाहरी चुनौती एक साथ टकराने वाली थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लेकिन दर्जी के भीतर अब हल्की उत्तेजना और भय की मिलीजुली भावना थी। आज उसे अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना था, न केवल अपनी पुरानी आदतों और डर से, बल्कि पुराने दुश्मनों और समाज की निगाहों से भी। महिला ने उसे गांव के पुराने चौपाल में बुलाया। चौपाल पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे, कुछ पुराने दुश्मन, कुछ भरोसेमंद पड़ोसी और बच्चे जो पहले उसकी मदद ले चुके थे। दर्जी ने महसूस किया कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। यहाँ सब कुछ उसके सामने होगा, हर चालाकी, हर सुधार, हर डर। महिला ने गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारा सामना केवल वस्तुओं या काम से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और साहस से होगा।
तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गए हो और अब केवल दिखावा नहीं करते। तुम तैयार हो? दर्जी ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ये समय उसकी असली परीक्षा का है। पहले वो सोचता था कि सुधार केवल वस्तुओं को सही जगह पर रखना या दूसरों की मदद करना है, लेकिन अब उसे समझ में आया, सच्चा सुधार तब होता है जब कोई मुश्किल, डर और पुराने शत्रुओं का सामना करता है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पुराने दुश्मन ने उसकी ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं तू अब कितना बदल गया है। दर्जी ने केवल शांत होकर उत्तर दिया, बिना गुस्सा या डर के। महिला ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, समर्थन के संकेत में, लेकिन उसे खुद निर्णय लेने दिया। पहली चुनौती तुरंत सामने आई। एक बच्चा अचानक गिर गया और दर्जी के पास कई विकल्प थे, जल्दी दौड़कर उसे उठाना या किसी और को बुलाना। उसकी पुरानी आदत यही होती थी कि वो दिखावा करता और जल्दी में गलत निर्णय लेता, लेकिन अब उसने खुद दौड़कर बच्चे को संभाला, उसकी चोट का ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि कोई और भी सुरक्षित रहे। फिर उसके सामने पुरानी गलियों में बिखरी वस्तुएं आईं, कुछ नकली संकेत, कुछ वास्तविक मूल्यवान वस्तुएं। दर्जी ने ध्यान से देखा। उसका पुराना लालच फुसफुसा रहा था, इसे उठाओ और अपने काम आ सकता है। लेकिन उसने ठोकर खा के अपनी पुरानी आदतों को रोक दिया। उसने सब वस्तुओं को उनके असली मालिकों तक पहुंचाया, बिना कोई दिखावा या छल। सभी गांव वाले देख रहे थे। कुछ पुराने दुश्मन हक्का बक्का थे कि कैसे वही व्यक्ति जिसे उन्होंने पहले धोखा और चालाकी का प्रतीक माना था, अब सबके लिए सही कदम उठा रहा था। महिला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये देखो, ये वही दर्जी है जिसने अपने डर और लालच को मात दी। ये वही है जिसने सुधार को अपने लिए समझा, दिखावे के लिए नहीं। दर्जी ने महसूस किया कि ये क्षण केवल उसकी मेहनत और धैर्य का नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और साहस का था। उसे पता था कि अब कोई बहाना नहीं है, सब कुछ सामने है, उसका अतीत, उसका सुधार और उसकी नई पहचान। धीरे धीरे गांव वाले आगे आए। बुजुर्ग दंपत्ति, जिनके लिए उसने पहली बार डिब्बा लौटाया था, उसके पास आए और बोले, तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। हमें न केवल सामान मिला, बल्कि तुम्हारे बदलाव की झलक भी मिली। पुराने दुश्मन भी धीरे धीरे सिर झुका रहे थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन सबको ये एहसास हुआ कि सुधार केवल शब्दों का नहीं, हरकतों और निर्णयों का होता है। महिला ने दर्जी की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। उसकी आंखों में केवल संतोष और योजना की सफलता झलक रही थी। उसने कहा, अब तुम्हें खुद पे भरोसा है। अब तुम अपने बदलाव को समझते हो और ये केवल शुरुआत है। हर दिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा, लेकिन आज तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। दर्जी ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर डर, लालच और पुरानी आदतों की जगह समझ, साहस और नई सोच थी। वो अब केवल वही नहीं था जो चोरी और चालाकी करता था। वो व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने अतीत का सामना किया, अपने डर और लालच को पार किया और सच में सुधार का मार्ग अपनाया। और इसी क्षण सूरज पूरी तरह ढलते हुए गांव पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और वातावरण में शांति थी, न कि केवल बाहर की, बल्कि दर्जी के भीतर भी। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां चालाकी और सुधार, डर और साहस, अतीत और भविष्य सब एक साथ मिलकर एक इंसान की असली पहचान को परिभाषित करते हैं। दर्जी अब वही था जो कभी गलती करता था और अब वही सुधार का प्रतीक बन गया था।